नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी एक्सप्लोरर की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 30 अप्रैल को श्री यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं और 2 मई को बाबा श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलने वाले हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी यात्रा रहने वाली है ये रहेगी ऋषिकेश से बाबा श्री केदारनाथ धाम के लिए। तो बाबा श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में आपको किस किस तरीके की सुविधाएं और असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, इसकी जानकारी आपको हम अपनी इस वीडियो में देंगे। और रोड कंडीशंस कैसी हैं, जो लोग यात्रा को प्लान कर रहे हैं रिसेंटली यात्रा करने के लिए, तो उनको भी ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो उनके लिए होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक दोस्तों ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल अनकट वीडियो ये रहने वाली है। जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहेंगी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आपको आगे लेके चलते हैं बाबा श्री केदारनाथ धाम। तो ऑलमोस्ट दोस्तों हम लोग डाइवर्जन पे आ चुके हैं। मेरे आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो आप ऋषिकेश पहुंच जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे आप ऋषिकेश को बाईपास करते हुए सीधे आप गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम की तरफ प्रस्थान कर सकेंगे। तो जब भी आप आए इस बाईपास के थ्रू ही जाएं अगर आप ऋषिकेश के जाम से बचना चाहते हैं। और जैसे कि आज हम संडे के दिन बढ़ रहे हैं तो जाम की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ऋषिकेश में। दोस्तों आ चुके हैं हम लोग ऋषिकेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिराहे पे। अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो आप यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम की यात्रा कर पाएंगे और राइट हैंड साइड पे अगर आप जाएंगे तो आप श्री केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर पाएंगे। तो अभी हम आपको लेके चल रहे हैं श्री केदारनाथ धाम। तो हमने यहाँ से राइट टर्न ले लिया है। ये जो हमारा रूट रहेगा ये ऋषिकेश के तपोवन से होते हुए देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, गुप्तकाशी, फाटा, अगस्त्यमुनि और इन सब से होते हुए आपको हम गौरीकुंड तक लेके चलेंगे। और वीडियोस में जिन लोगों ने आपको रास्ता दिखाई हैं सबने आपको सोनप्रयाग तक दिखाई हैं, सीतापुर पार्किंग तक दिखाई है। हम आपको गौरीकुंड तक लेके चलेंगे और गौरीकुंड तक रोड की कंडीशन क्या है ये सब आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो जल्दी से जल्दी आपको लेके चलते हैं बाबा श्री केदारनाथ धाम। वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हमने बहुत डिटेल्ड वीडियो ये बनाई है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कराई है। अभी हम लोग हैं देहरादून बाईपास पे, तो इधर से हम लोग एंटर करेंगे डायरेक्ट तपोवन के लिए। तो तपोवन में मिलते हैं आपसे। अगर आप चारधाम यात्रा कर रहे हैं तो संडे के दिन को भाई बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जाम की स्थिति आप लोग देख सकते हैं। ऋषिकेश क्रॉस करने में हमें अब तक 1 घंटे का समय ऋषिकेश में ही हो चुका है और जाम की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर यहाँ हो रही है। तो अभी ये हाल है, तो जब यात्रा फुल फॉर्म में चलेगी, अपनी पूर्ण क्षमता में जब यात्रा चलेगी तब क्या कंडीशन होगी ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हम लोग तपोवन में हैं और तपोवन में आप लोग जाम की स्थिति देखिए कितनी ही बेहतरीन यहाँ पे जाम हो रखा है। सैटरडे संडे में राफ्टिंग और कैंपिंग का क्राउड जो ऋषिकेश में आता है ये सारा जाम उसकी वजह से है। यात्रा के दौरान ये क्राउड और ज़्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पे होगा क्योंकि जितने भी बाहर के टूरिस्ट आएंगे उन्हें भी राफ्टिंग करनी होगी, कैंपिंग करनी होगी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं या वापसी में आके वो लोग ऋषिकेश में राफ्टिंग या कैंपिंग प्लान करते हैं। तो आए तो अगर आप सैटरडे संडे में ऋषिकेश को क्रॉस करना चाहते हैं तो इस चीज़ का बफर लेके चलिए कि आपको जाम का सामना ऋषिकेश में करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो नहीं करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट अब हम लोग तपोवन को क्रॉस करने वाले हैं, कर चुके हैं आप कह सकते हैं, और बढ़ते हैं अपने पहले धाम श्री केदारनाथ धाम की तरफ। और अब हम लोग तपोवन को क्रॉस कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं देवप्रयाग के लिए। शिवपुरी और ब्रह्मपुरी होते हुए रास्ता हमारा आगे बढ़ेगा, कोडियाला होते हुए, और देवप्रयाग में भी हम आपको संगम के दर्शन कराएंगे। अभी भी आप लोग जाम की स्थिति देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जाम यहाँ पे हो रखा है। और ये दोस्तों ऋषिकेश को क्रॉस करते ही ये कंडीशन है। तो जाम की स्थिति तो आप मान के चलिए शिवपुरी तक आपको मिलेगी ही मिलेगी। और अभी तो ये जाम बहुत कम है, यात्रा के दिनों में ये जाम इतने भारी मात्रा में होगा कि आपको ऋषिकेश क्रॉस करने में कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो अगर आप चारधाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो इस तरीके से कीजिए कि आप ऋषिकेश पहुंच जाए नाइट में और नाइट स्टे करके अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 या 4 बजे ही आप ऋषिकेश को क्रॉस कर लीजिए। तो आप थोड़ी जल्दी ये यात्रा कर पाएंगे, अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच पाएंगे
और अगर आप प्लान करेंगे कि हम 8-9 बजे निकलेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आपको ऋषिकेश क्रॉस करने में कम से कम 1 से 1.5 या 2 घंटे तक का भी समय लग सकता है, या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। ये सब वहाँ के क्राउड पे डिपेंड रहता है। और अभी भी आप लोग देखिए, हम लोग शिवपुरी अभी पहुँचे भी नहीं है और तब भी जाम की स्थिति कितनी ज़्यादा यहाँ पे है। तो रूट ये थोड़ा बिजी है। और अगर मैं रोड की बात करूँ तो रोड कंडीशन अभी तक हमें पूरी सही मिल रही है, और जैसे जैसे रोड कंडीशंस हमें जिस तरीके की मिलेंगी गौरीकुंड तक, हम आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियो में ज़रूर देंगे। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। और मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। जो भी इस सीज़न में सन 2025 में 4 धाम यात्रा है, बाबा श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ रोड ख़राब थी या गड्ढे थे, या पिछले साल लैंडस्लाइड में, बरसात के मौसम में, सर्दियों के मौसम में जो जो डैमेजेस हुए हैं, उन सब को पैच वर्क से कंप्लीट रिपेयर कर दिया गया है। तो ऑल वेदर रोड जो कहा जाता है, उस पर आपको चलने में कोई भी परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी तरह का व्हीकल लेके आप इस यात्रा को कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमें रोड में कोई परेशानी नहीं हुई है, और बाकी आगे वीडियो में अगर कहीं पे आएगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जो लोग बाय रोड यात्रा करना चाह रहे हैं ना बाबा श्री केदारनाथ धाम की, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। अभी हम लोग शिवपुरी को क्रॉस करने वाले हैं थोड़ी देर में, और अभी तक रोड कंडीशंस बिल्कुल अच्छी हैं। बाकी हम लोग आगे आपको वीडियो में बताते रहेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसी तरीके से जगह जगह पे काम चल रहा है, और जहाँ तक है यात्रा अपने पूर्ण स्वरूप में जब आएगी तब तक ये सारा रिपेयरमेंट का काम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा। हर तरीके से काम प्रशासन पूरे ज़ोरों शोरों पे कर रहा है, ताकि जितने भी श्रद्धालु आएँ, जितने भी भक्तगण आएंगे, वो अपनी इस यात्रा को बहुत ही अच्छी तरीके से और बिना किसी परेशानी के पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक इस यात्रा को पूर्ण कर पाएंगे। अब हम लोग दोस्तों पहुंच चुके हैं शिवपुरी, और शिवपुरी में आप लोग देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती हैं, बंजी जंपिंग या क्लिफ जंपिंग वगैरह, वो सारी की सारी इसी एरिया में होती हैं। तो आपको अगर कैंपिंग भी करना है तो आप यहाँ आ जाइए। यहीं से लेफ्ट हैंड साइड से जो रास्ता ऊपर जा रहा है, यही रास्ता आपको यहाँ की जो कैंप साइट है शिवपुरी की, वहाँ पे आपको लेके जाएगा। तो जितने भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी आपको यहीं शिवपुरी में ही करने को मिलेंगी, ऋषिकेश में। तो इस वीडियो में दोस्तों ऋषिकेश की भी जो जानकारी है ना, वो भी मैं आपको कंटिन्यू देता जा रहा हूँ। ये एक पूरी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। जो लोग अदर स्टेट से ऋषिकेश आ रहे हैं, यानी साउथ साइड से, महाराष्ट्र साइड से या गुजरात साइड से, तो उनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। कोडियाला हम लोग पहुँच चुके हैं, और वेदर की अगर मैं बात करूँ तो वेदर यहाँ पर थोड़ा गर्मी वाला है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको यहाँ से थोड़ा सर्दी वाला माहौल मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे चिलचिलाती हुई धूप और गर्मी है। तो कोडियाला का ब्रिज हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप बिल्कुल पीस ऑफ माइंड की कैंपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस ब्रिज का जैसे ही एंड होगा तो वहाँ से राइट हैंड साइड में आपको कैंप साइट्स वगैरह मिलेंगी। आप लोग देख भी रहे होंगे, हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो यही देखिए दोस्तों, मेरे राइट हैंड साइड में जहाँ गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, तो यही कोडियाला की कैंपिंग साइट है। तो अगर आप लोग कोडियाला में कैंपिंग करना चाहते हैं बिल्कुल पीस ऑफ माइंड में, तो आप यहाँ पे आके कैंपिंग भी कर सकते हैं अपनी चारधाम यात्रा के दौरान। अब हम लोग दोस्तों ब्यासी पहुँच चुके हैं। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख रहे होंगे जो नीले रंग की रेलिंग लगी हुई है। तो कर्णप्रयाग, ऋषिकेश टू कर्णप्रयाग जो रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, उसकी शुरुआत यहीं से है। और ब्यासी में भी दोस्तों राफ्टिंग होती है। तो अगर आप ब्यासी से भी राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आप किसी बाहर स्टेट से आ रहे हैं, लॉन्ग रूट से आ रहे हैं, बाय कार आ रहे हैं, तो आप ऋषिकेश को ना चूज़ करके आप ब्यासी में भी आके नाइट का स्टे कर सकते हैं, और अर्ली मॉर्निंग में आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए। तो आप अगर यहाँ पे स्टे करेंगे तो आपको जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो कि जाम आपको ऋषिकेश में 110% मिलने वाला है। तो आप अगर ब्यासी की तरफ बढ़ जाएंगे नाइट में ही और यहाँ आके स्टे करेंगे तो आपको इतने जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, आगे की जानकारी आपको वीडियो में मिलती रहेगी। अभी हम लोग ब्यासी को क्रॉस कर रहे हैं। तो और रोड कंडीशंस अभी भी हमें पूरी परफेक्ट मिली हैं, किसी तरीके की कोई भी परेशानी हमें रोड में नहीं देखने को मिली है।
रोड रिपेयरमेंट का काम देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी पूरे ज़ोरों शोरों से चल रहा है, क्योंकि जब बरसात आती है और सर्दियाँ आती हैं तो रोड थोड़ी डैमेज होती हैं और फुल फॉर्म में रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो आप लोग अगर 5 या 6 तारीख के बाद आप आने वाले हैं ना, तो आपको इस चीज़ का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल स्मूथली आप ड्राइव करते हुए केदारनाथ धाम पहुँच जाएंगे। किसी तरीके की आपको परेशानी का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। और अभी तक रोड कंडीशंस बिल्कुल सही हैं। हल्के फुल्के थोड़े बहुत गड्ढे वगैरह हैं, मगर उसको आप मेजर डैमेज नहीं बोल सकते रोड का। तो ऑल वेदर रोड है भाई, हर तरीके से इस टाइम ये रोड परफेक्ट है अभी तक। बाकी आगे के कंडीशन है वो हम आपको वीडियो में जहाँ जहाँ पे कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ताकि आप 4 धाम यात्रा अपने व्हीकल से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर सकें, प्लान होके आए और किसी तरीके की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और जो लोग केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम आने का प्लान कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी भी दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे रोड बिल्कुल परफेक्ट है। ऋषिकेश का दोस्तों सबसे बड़ा लैंडस्लाइड जोन तोता घाटी, हम लोग इसमें एंटर हो चुके हैं और हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप सारे पहाड़ देखिए। एक समय पे ये बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जोन हुआ करता था तोता घाटी, तो अब इसे पूरी तरीके से रिपेयर कर दिया गया है। रोड भी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट डाल दिया गया है, तो आपको तोता घाटी क्रॉस करने में भी किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब इस रोड को चौड़ा किया गया था, पहले रोड बहुत पतला था, तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड्स वगैरह होते थे, तो अब उन्हें उस परेशानी को भी पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे सारी गाड़ियाँ दौड़ के जा रही हैं। स्पीड भी आराम से हम लोग यहाँ पे 40-50 मेंटेन कर पा रहे हैं, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों हम इस तोता घाटी को क्रॉस करने ही वाले हैं। और यहाँ पे भी जितना पैच वर्क और रिपेयरमेंट का काम होना था वो हो चुका है। और अभी भी आप लोग देख सकते होंगे कि जाल वगैरह सब साइड में पड़े हुए हैं, और तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सीमेंट की रेलिंग वगैरह भी सब लगा दी गई हैं। और जितना भी जहाँ पे टूट फूट का और काम है उसको जाल से रोक दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में यहाँ पे पत्थर वगैरह ना आए। तो दोस्तों तोता घाटी का हमारा यहीं पे एंड होता है। तोता घाटी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं ऋषिकेश की। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी डेस्टिनेशन, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन इस रूट पर पड़ेगी देवप्रयाग। और यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे पूरा रोड ये टूटा हुआ है। रिपेयर वर्क जो है वो इस रोड पे बहुत ही ज़ोरों शोरों में चल रहा है। तो 4 धाम यात्रा में आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो, प्रशासन इसका पूरा ध्यान रख रहा है। और इस रूट पे कौन कौन से अच्छे होटल्स पड़ेंगे, कहाँ आप रुक सकते हैं केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान, जो सस्ते बढ़िया होटल, वो भी हम आपको इस यात्रा में दिखाएंगे और उसकी जानकारी आपको देंगे कि आप किस किस जगह पर रुकिए, आप किस पॉइंट से और किस टाइम पर निकल रहे हैं, तो आपको किस जगह पर स्टॉप लेना चाहिए, हम आपको वो भी पूरा बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे देवप्रयाग में दोस्तों, तब तक आप वीडियो देखिए और वीडियो के नज़ारे लीजिए। बहुत जल्द आपको लेके चलते हैं बाबा श्री केदारनाथ धाम की, और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। ऑलमोस्ट दोस्तों हम लोग देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं, और देवप्रयाग पहुंचते पहुंचते आप लोग देख सकते हैं कि मौसम कितना बढ़िया यहाँ पे हो चुका है। बारिश का मौसम हो चुका है, ठंडी हवा हमें देवप्रयाग में ही मिल चुकी है, जो कि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी चिलचिलाती गर्मी में हमें इतनी ठंडी हवा देवप्रयाग में मिल पाएगी। तो अभी हम लोग दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट पे पहुँचे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो रिवर है, गंगा रिवर, वो किस तरीके से यहाँ पे पूरे यू टर्न में, यू शेप में टर्न लेती हैं, जो कि आपने कई रील्स और कई वीडियो में देखा होगा। वो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। यही वो पॉइंट है जहाँ से गंगा नदी बिल्कुल यू शेप में टर्न लेती हैं, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है यहाँ पे। और यहाँ आप देखिए एयर, हवा कितनी तेज़ यहाँ पे है, और बादल देखिए, एक साइड में बादल नहीं है, एक साइड में बादल है। तो पहाड़ के मौसम का आप कुछ नहीं कह सकते, कभी भी सुहावना हो सकता है और कभी भी बहुत भयावह हो सकता है। तो पहाड़ के वेदर को आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते कि पहाड़ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। एक पल यहाँ पे छाँव है, एक पल यहाँ पे धूप है, कभी यहाँ पे बहुत तेज़ तूफान आ सकता है, कभी यहाँ पे आपको धूप देखने को मिलेगी। अभी भी आप लोग जैसे देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और धूप भी खिली हुई है, और हवाएं भी यहाँ पे बहुत ठंडी चल रही हैं।
तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों चलते हैं फटाफट देवप्रयाग। और यहाँ पे हम लोग तेल भरवाने के लिए रुके हैं। इस पूरे रूट पे आपको नायरा का सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप मिलेगा, जो कि आपको देवप्रयाग से 10 किलोमीटर पहले मिलेगा। तो हमने भी यहाँ अपनी गाड़ी को टैंक फुल करा लिया है, क्योंकि आप अगर इस यात्रा में चल रहे हैं तो अपनी गाड़ी में टैंक फुल करा के चलिए, क्योंकि जब ये यात्रा अपने पूर्ण क्षमता में चलती है तो आपको कई कई जगह पे पेट्रोल का भी सामना करना पड़ता है, पेट्रोल की आपूर्ति यहाँ पे हो जाती है। तो अब ये हमें पहला लैंडस्लाइड जोन मिला है दोस्तों, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे भी अभी रिपेयर का काम चल रहा है, और ये मुझे नहीं लगता कि इस सीज़न में रिपेयर हो पाएगा। तो यहाँ आपको थोड़े जाम का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पे हो सकती है, सिंगल वे पासिंग वगैरह यहाँ पे रहेंगी, और यहाँ पे आपको जाम का सामना करना पड़ेगा। हम लोग देवप्रयाग से मात्र 10 किलोमीटर दूर हैं, और जल्दी से जल्दी आपको लेके चलते हैं देवप्रयाग। ऑलमोस्ट दोस्तों अब हम लोग देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। और देवप्रयाग दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है उत्तराखंड का। देवप्रयाग क्यों महत्वपूर्ण स्थान है उत्तराखंड का, ये भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। इसके बाद ही इन दोनों नदियों को आप गंगा कहते हैं। तो गंगा जहाँ से अपने स्वरूप में आती हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं, इसीलिए इस जगह का नाम देवप्रयाग है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि गंगा गंगोत्री से निकलती हैं, तो ऐसा नहीं है। गंगोत्री से भागीरथी निकलती हैं और देवप्रयाग से वो गंगा बनती हैं, जब उनमें अलकनंदा का संगम होता है। संगम दोस्तों अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरे सामने ये रहा देवप्रयाग का संगम। तो संगम का कुछ व्यू पॉइंट इस तरीके से आता है, जो आपको ऑन रोड ही मिल जाएगा। सामने आप देख सकते हैं माँ अलकनंदा, और इधर आप देख सकते हैं माँ भागीरथी। राइट हैंड पे माँ अलकनंदा, लेफ्ट हैंड पे माँ भागीरथी। अलकनंदा माँ का जो स्वरूप है वो बिल्कुल शांत है, निर्मल है, आप देखिए बिल्कुल शांत। और भागीरथी का जो स्वरूप है वो थोड़ा चंचल है, आप देखिए बिल्कुल शोर करती हुई आती हैं। और यहीं पे जब दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं तो आगे से ये गंगा कहलाती है। अब आगे ये पूरी नदी आप गंगा कहेंगे। तो अगर आप लोग इस संगम पे आना चाहते हैं, संगम पे स्नान करना चाहते हैं, तो देवप्रयाग सिटी के अंदर से ही रास्ता आता है। गाड़ियाँ आपको बाहर ऑन रोड खड़ी करनी पड़ेंगी, तभी आप पैदल आके इस संगम पे स्नान कर सकते हैं, या इस संगम पे फोटोग्राफी कर सकते हैं और संगम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग संगम पे ना जाके सीधे आपको लेके चलेंगे केदारनाथ, क्योंकि हम लोग को जल्द से जल्द बाबा श्री केदारनाथ धाम पहुंचना है। तो ये दोस्तों था कुछ इस तरीके से देवप्रयाग का संगम। और रास्ते में रुद्रप्रयाग भी पड़ेगा, तो रुद्रप्रयाग का संगम भी हम आपको दिखाएंगे। देवप्रयाग से हम लोग निकल चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन रुद्रप्रयाग के लिए। तो रुद्रप्रयाग पहुंच के आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन, किस किस तरीके से रोड रहेगा, ये भी आपको बताएंगे। अभी तक दोस्तों देवप्रयाग तक हमें रोड बिल्कुल परफेक्ट मिला, हमें किसी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है, और रोड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में, तब तक आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो लोग केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम का प्लान बना रहे हैं, ये वीडियो सबके लिए यूज़फुल रहने वाली है। मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में। कीर्तिनगर एंट्री पॉइंट, कीर्तिनगर पहुंच गए। यात्रा में दोस्तों अपनी हम इस यात्रा में पहुंच चुके हैं कीर्तिनगर। कीर्तिनगर के बाद आएगा श्रीनगर, और श्रीनगर के बाद आएगा रुद्रप्रयाग। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट कीर्तिनगर पहुंचने ही वाले हैं। रोड कंडीशंस अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कहीं पे भी हमें गड्ढों का सामना नहीं करना पड़ा है, और बहुत ही फास्ट रोड ये रहने वाला है यात्रा के दौरान भी। हालांकि अगर कहीं पे कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, तो आपको थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कीर्तिनगर हम लोग पहुँचने वाले हैं। तो अभी हमें दोस्तों, हमने जो ऋषिकेश से अपनी इस यात्रा की शुरुआत करी थी वो करीब दोपहर में 3 बजे के आसपास करी थी। हम लोग अभी 5:30 बजे का टाइम हो रहा है, 5:30 या 5 बजे का टाइम हो रहा है, और हम लोग कीर्तिनगर पहुंचने वाले हैं। तो श्रीनगर के बाद हम लोग पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग।
कीर्ति नगर और श्रीनगर में कोई भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें आपको पता नहीं लगेगा कीर्ति नगर से आप कब श्रीनगर पहुँच गए। और यहाँ पे आप लोग देखिए कीर्ति नगर पहुँचते ही हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। जाम यहाँ पे लगा है और करीब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं हमें इस जाम में फंसे हुए। और जाम की वजह क्या है ये भी हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे तभी देख पाएंगे कि जाम की वजह क्या है। कम से कम 25 से 30 मिनट 20 से 25-30 मिनट हो चुके हैं ऑलमोस्ट इस जाम में हमें फंसे हुए। तो अभी तो पुलिस वगैरह भी खड़ी थी जो आगे नहीं जाने दे रही थी। जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पे आप खड़े रह सकते हैं। फिर पुलिस वगैरह चली गई, तो चलिए फिर आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये देखिए खोदा पहाड़ निकली हुई है। हम लोग को लगा था कि यहाँ पे कोई दिक्कत हुई होगी, परेशानी हुई होगी, कुछ नहीं हुआ। रोड का काम चल रहा है जिसके कारण रोड रोलर आया हुआ है और उसे ट्रक में लोड किया जा रहा है। तो इसी वजह से दोनों तरफ का ट्रैफिक यहाँ पे रोक दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, रोलर को ट्रक में चढ़ाया जा रहा है। तो यही रोलर वगैरह जितनी मशीनरी है इस टाइम आई हुई है, जहाँ जहाँ पैच वर्क है और रोड ख़राब है उस सबको रिपेयर करने का काम पूरे ज़ोर शोर में यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आप यात्रा को 4 से 5 दिन बाद प्लान कर रहे हैं ना, तो आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे आप देखिए जाम की स्थिति कुछ इस तरीके से बनी हुई है। और ये कीर्ति नगर का सेल्फी पॉइंट था। और यहाँ भी आप लोग देखिए, तो थोड़ा बहुत तो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी क्योंकि कई जगह पे दिक्कत वगैरह आएंगी। अभी तक तो फ़िलहाल कोई नहीं आई है, बाकी आगे क्या क्या आएंगी ये हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो ऑलमोस्ट दोस्तों ये रास्ता अब खुलने ही वाला है। तो जैसे ही खुलता है बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि शाम भी होने ही वाली है। यात्रा में अभी भी ये वीडियो दोस्तों पूरी एक ही पार्ट में आएगी, मगर हम नाइट स्टे करके ही पहुँचेंगे क्योंकि नाइट में आगे बढ़ना ठीक नहीं है। अननोन रोड है, क्योंकि एक सीज़न के बाद फिर रोड अननोन ही हो जाता है। पिछले साल हम लोग आए थे और अब दोबारा से 2025 में हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं। तो किस तरीके के चैलेंजेस और किस तरीके की वेदर कंडीशंस, रोड कंडीशंस रहने वाली हैं वो हम आपको सब इस वीडियो में बताते रहेंगे। तो रास्ता दोस्तों खुलने ही वाला है, तो चलिए आपको लेके चलते हैं फटाफट आगे और श्रीनगर होते हुए चलेंगे रुद्रप्रयाग। तो भाइयों उसके बाद भी रोड खुलने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग गए थे। तो टोटल यहाँ पे हमारे 50 मिनट के आसपास वेस्ट हो गए। एक रोलर चल रहा था जिसकी वजह से पूरा ये रोड जाम किया हुआ था। तो ऑलमोस्ट हम लोग कीर्ति नगर को तो क्रॉस कर ही रहे हैं और श्रीनगर भी एंटर होने वाले हैं। तो इस जोन का, अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं, तो इस जोन का सबसे बड़ा जो आपको शहर मिलेगा वो श्रीनगर ही मिलेगा, जहाँ पे आपको हर तरीके की सुविधाएं मिल जाएंगी। श्रीनगर में आपको हॉस्पिटल से रिलेटेड सुविधाएं चाहिए हो, आपको होटल से रिलेटेड सुविधाएं चाहिए हो, सारी सुविधाएं आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आपको किसी भी तरीके से श्रीनगर शहर में परेशान नहीं होना पड़ेगा। उत्तराखंड का इस जोन का सबसे बड़ा शहर यही है। श्रीनगर दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं और जल्दी से जल्दी श्रीनगर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल श्रीनगर में इस टाइम किसी भी तरीके की जाम की स्थिति नहीं बनी हुई है, मगर यात्रा के दौरान आपको यहाँ पे जाम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। श्रीनगर में आपको सभी प्रकार के बैंक मिल जाएंगे, सभी प्रकार के ATM मिल जाएंगे, पेट्रोल पंप की सुविधा, होटल्स की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, हर सुविधा श्रीनगर में अवेलेबल है। तो सबसे बड़ा पॉइंट श्रीनगर ही है जहाँ आप चारधाम यात्रा के दौरान स्टे कर सकते हैं या रुक सकते हैं। श्रीनगर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं धारी देवी की तरफ। तो हमारा जो आज का स्टे होगा हम धारी देवी ले लेंगे, मगर इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इसी वीडियो में हम आपको गौरीकुंड तक लेके चलेंगे। बस दोस्तों रात हो चुकी है, तो अब हम लोग स्टे लेंगे और आपको गौरीकुंड लेके चलेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे अभी तक आप लोग देख सकते हैं कि रोड पूरा परफेक्ट है, किसी तरीके की कोई भी परेशानी का सामना हमें नहीं करना पड़ा है। मिलते हैं दोस्तों आपसे आगे की वीडियो में। एक और दोस्तों जाम का पॉइंट हमें मिल गया है। धारी देवी पहुंचने से पहले आपको एक लैंडस्लाइड जोन मिलेगा जिस पे अभी भी पूरी तरीके से मलबा पड़ा हुआ है और यहाँ पे 1 वे पासिंग रहेगी और किसी भी तरीके का डेवलपमेंट इस यात्रा में इस रोड पे नहीं होने वाला है, ना यहाँ से मलबा हटने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा आपको यहाँ पे जाम का पॉइंट मिलने वाला है, जहाँ से आपकी यात्रा कम से कम आधे से 1 घंटा स्लो रह सकती है, क्योंकि जब ये यात्रा अपनी पूरी क्षमता में चलेगी तो यहाँ पे आपको जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 वे पासिंग रहेगी। तो आप लोग प्री प्लान्ड होके आइए, आपको इस जोन में थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। धारी देवी पहुँच चुके हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना स्टे ले लिया है। इस स्टे का जो हमें प्राइस है अभी
1500 रुपये पड़ा है। तो देखिए होटल ये बहुत सही है। तो अगर आप आ सकते हैं तो इस होटल पे भी आप रुकने का प्लान कर सकते हैं। धारी देवी मंदिर के दर्शन करते हुए सुबह आप अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का दोस्तों हमें ये रूम मिला है। डबल बेड में रूम है, यानी 2 डबल बेड हैं यहाँ पे। 4 बेड ऑक्यूपेंसी है। एसी भी लगा हुआ है, पंखे भी लगे हुए हैं और बाहर आपको थोड़ा बैठने वगैरह का एरिया मिल जाता है। अंदर टेबल और चेयर्स वगैरह भी लगी हुई हैं। वॉशरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें इस होटल में मिला है। तो इस यात्रा के दौरान आप इस होटल को भी कंसिडर कर सकते हैं अपनी यात्रा में रुकने के लिए। तो बहुत ही अच्छा यहाँ के लोगों का बिहेवियर था। तो आप जब चाहें अपनी यात्रा में यहाँ पे आप रुक सकते हैं। आपको किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मेरे बिल्कुल सामने आप लोग देख पा रहे होंगे जो लाइटें जलती हुई देख रहे हैं। कैमरा इतने अच्छे से नहीं दिखा पा रहा होगा, मगर वही माँ धारी देवी का मंदिर है और आप यहाँ से माँ धारी देवी के दर्शन करते हुए अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग रुद्रप्रयाग की तरफ और रुद्रप्रयाग से आपको लेकर चलेंगे केदारनाथ धाम। तो अभी आप लोग जो मेरे आजू बाजू जो गाड़ियाँ खड़ी हुई देख रहे हैं, ये दोस्तों इतना जाम और इतना जो लोग आए हुए हैं, जाम तो खैर नहीं है, थोड़ा बहुत रश कह सकते हैं आप इसे, माँ धारी देवी के दर्शन के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि माँ धारी देवी के दर्शन के लिए ये बहुत प्रमुख स्थान है। चारों धाम की रक्षक देवी माँ धारी देवी कही जाती हैं। और दोस्तों धारी देवी की अपने आप में बहुत बड़ी मान्यता है। ये एक जागृत स्थान है उत्तराखंड का। तो जब भी आप इस यात्रा के लिए आएँ, माँ धारी देवी के दर्शन करके ज़रूर आगे बढ़ें। तो ये दोस्तों माँ धारी देवी के मंदिर जाने के लिए एंट्री पॉइंट है। यहीं से आप माँ धारी देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ पाएंगे। दर्शन के लिए दोस्तों माँ धारी देवी के अगर आप दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं, 50 या 60 मीटर ही आपको उतरना पड़ेगा और 50 या 60 मीटर ही आपको चढ़ना पड़ेगा। तो यही दोस्तों एंट्री पॉइंट है माँ धारी देवी के लिए। और दोस्तों माँ धारी देवी की जो मान्यता है वो ये है कि सन 2013 में जो चारधाम आपदा आई थी, तो वो माँ धारी देवी का जो प्राचीन मंदिर था उसको विस्थापित किया जा रहा था, अपनी जगह से हटाया जा रहा था। तो उसी के कारण माँ धारी देवी के क्रोध के कारण ही मंदिर को हटाते ही आपदा तुरंत आ गई थी केदारनाथ में। तो दोस्तों इसीलिए माँ धारी देवी की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है इस पूरे इलाके में। तो आप जब भी आएँ माँ धारी देवी के दर्शन ज़रूर करें। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन रुद्रप्रयाग की तरफ। और रुद्रप्रयाग से आगे का रोड कैसा रहेगा, किस तरीके की चेंजेस हो चुके हैं, लैंडस्लाइड जोन जो रुद्रप्रयाग में पड़ते थे उनमें क्या क्या बदलाव आ चुके हैं, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। और रोड दोस्तों अभी तक हमें बिल्कुल परफेक्ट मिला है। आराम से हम लोग यहाँ पे 50-60 की स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं। वेदर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी वाला है। तो अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हैं कि रुद्रप्रयाग आते ही आपको सर्दी मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मई का महीना चल रहा है। और आज दोस्तों 28 तारीख है। आज ही ऊखीमठ से ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा श्री केदारनाथ धाम की डोली उठी है। और ये दोस्तों देखिए ये बाईपास बन रहा था और ये अभी तक इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। पिछले 3 साल से इसका काम चल ही रहा है और ये अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इस सीज़न में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको इसी रोड से ही होते हुए जाना पड़ेगा। तो जल्द से जल्द दोस्तों चलते हैं रुद्रप्रयाग के लिए और आपको लेके चलते हैं बाबा श्री केदार धाम। वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है मगर पूरी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो अब हम लोग रुद्रप्रयाग में एंटर करने वाले हैं। और रुद्रप्रयाग का जो एक सबसे बड़ा लैंडस्लाइड जोन था, तो उसमें अब आप लोग देख सकते हैं कि रोड वगैरह डाल दी गई है, थोड़ी बहुत तब्दीली यहाँ पे आ चुकी है। तो थोड़ा बहुत आपको पिछले सालों के मुकाबले जो आपने यात्रा करी है, तो इस साल में आपको थोड़ी जाम की कम स्थिति का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल जो यात्रा रही है उससे पिछले साल जो यात्रा रही है उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम रहा है। तो लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऑलमोस्ट दोस्तों रुद्रप्रयाग पहुंच चुके हैं और आप देख रहे होंगे इस पुल की वीडियो बहुत ही लोगों ने पिछले साल देखी है और पिछले साल बहुत वायरल हुआ था ये पुल। ये दोस्तों रुद्रप्रयाग बाईपास बन रहा था
और ये एक साइड से पूरी तरीके से टूट गया था जब लैंडस्लाइड्स वगैरह हुई थी, तो इसका जो दूसरा वाला साइड है वो पूरी तरीके से टूट गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं हम लोग एक पुराने लैंडस्लाइड जोन में से ही निकल रहे हैं और यहाँ अभी भी काम प्रोग्रेस में ही है, काम चल रहा है। काफ़ी हद तक इसमें सुधार आ चुका है पिछले कई सालों की यात्रा में जो मैंने देखा है। तो इस साल यहाँ पे रोड पड़ गया है, नहीं तो यहाँ पे दोस्तों रोड भी नहीं होता था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टनल का काम भी चल रहा है। तो जब ये टनल बन जाएगी तो दोस्तों यहाँ से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो कई किलोमीटर कम हो जाएगी। और इन्हीं जो रुद्रप्रयाग में कई टनल्स का काम चल रहा है, जिससे आप लोग यहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री का भी एक्सेस ले पाएंगे। कई किलोमीटर्स की यात्रा कम होगी और लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पे जब काम चल रहा है तो रोड की कंडीशन थोड़ी बहुत तो ख़राब होनी है। तो दोस्तों देखिए, उधर जो मैंने आपको पुल दिखाया था सामने दिख रहा है, तो इसी साइड से ये पूरा का पूरा पुल पिछले साल लैंडस्लाइड में ढह गया था। ये देखिए, यहीं से ये पुल पूरा ढह गया था। तो ये मुझे नहीं लगता कि आने वाले 4-5 सालों में भी अभी कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम अभी यहाँ पे करने को है, जो कि इस साल आप लोग मान के चलिए कि नहीं हो सकता। रुद्रप्रयाग बाईपास पे अब हम लोग पहुँच चुके हैं। मेरे राइट हैंड साइड पे अगर आप जाएंगे तो आप पहुँचेंगे बद्रीनाथ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट हैंड साइड पे बद्रीनाथ और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोग पहुँच जाएंगे गुप्तकाशी और केदारनाथ। अगर आपको तुंगनाथ भगवान की भी, तुंगनाथ महाराज की भी यात्रा करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाला रूट लीजिए और कीमठ होते हुए कहाँ से आपको कट लेना है, कहाँ से आपको चौपता पहुँचना है, इस रूट से आप चौपता कैसे पहुँच सकते हैं बाबा श्री तुंगनाथ के दर्शन करने के लिए, ये भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। पूरी बहुत ही डिटेल्ड वीडियो ये रहने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बस आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के यात्रा से रिलेटेड जो आपको इस वीडियो में ना मिले, रोड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस वीडियो में ना मिले, ऐसा कुछ भी आपको नहीं है। आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो यहाँ तक दोस्तों रोड की कंडीशन कुछ ऐसी थी, और अब इस ब्रिज को पार करने के बाद में रोड कैसी आएगी ये भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ थोड़ी जाम की स्थिति रहेगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि रोड किस तरीके से ख़राब है। और जब कई गाड़ियाँ काफ़िले में चलती हैं, कई गाड़ियाँ रोड पे चल रही होती हैं रश के दौरान, यात्रा के दौरान, तो जब बड़ी गाड़ी भी होती हैं, छोटी गाड़ी भी होती हैं, तो अपने आप ये रोड स्लो हो जाता है। तो यहाँ तक ये रोड हमें स्लो ही मिला है, और हमें भी ये पार करने में कम से कम आप मान के चलिए हम यहाँ पे कम से कम 30 मिनट स्लो चल रहे हैं रोड की वजह से। तो यहाँ रोड की कंडीशन दोस्तों थोड़ी आपको ख़राब देखने को मिलेंगी, और ये इस साल रिपेयर नहीं होने वाली हैं। तो यात्रा में यहाँ पे जाम हर कीमत पे लगेगा, और जाम का सामना आपको यहाँ करना पड़ेगा। अब यहाँ से दोस्तों रोड बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, और यही रोड आपको रुद्रप्रयाग संगम की तरफ लेके जाएगा, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। तो दोस्तों इस रोड पे आपको 2 प्रमुख प्रयाग पड़ते हैं, एक देव प्रयाग जो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा चुका हूँ, और अब जो दूसरा प्रयाग पड़ेगा ये पड़ेगा रुद्रप्रयाग। तो आप जब चारधाम यात्रा पे आते हैं ना, तो आपको कई प्रयाग देखने को मिलते हैं। दोस्तों इन प्रयागों का बहुत ही पौराणिक महत्व है। अगर आप इस महत्व को समझना चाहेंगे ना, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये रुद्रप्रयाग का संगम है, जहाँ पे दाएं हाथ से माँ अलकनंदा आ रही हैं और बाएं हाथ से माँ मंदाकिनी आ रही हैं। अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ धाम से आती हैं, और मंदाकिनी जो श्री केदारनाथ धाम से आती हैं, और यहाँ पे दोनों का संगम होता है। तो जो कि अलकनंदा को प्रमुख नदी माना जाता है, तो यहाँ से इन दोनों के संगम के बाद इसका नाम अलकनंदा ही रहता है, और यहीं से आगे जाके इनका संगम देवप्रयाग में होता है। तो अब आप दोस्तों खुद ही समझ जाइए कि देवप्रयाग जो संगम है उसका कितना बड़ा महत्व है, कि सारी नदियाँ मिलती हुई आ रही हैं और सबका संगम आके हो रहा है भागीरथी से देवप्रयाग में। तो ये दोस्तों रुद्रप्रयाग का एक सेल्फी पॉइंट आप कह सकते हैं, या संगम व्यू पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ पे अभी बिल्कुल भीड़ नहीं है, मगर आने वाले टाइम में जब यात्रा अपनी पूर्ण क्षमता में होगी तो आपको यहाँ पे भीड़ का सामना करना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग के दोस्तों संगम दर्शन हो चुके हैं। अब फटाफट बिना देर किए हम लोग चलते हैं बाबा श्री केदारनाथ धाम की तरफ। यहाँ से आपको रोड अच्छी ही मिलने वाली है, कुछ 2-4 लैंडस्लाइड जोन आएंगे, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता रहूँगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं
रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ बाईपास टनल के लिए, जो आपको पूरा रुद्रप्रयाग बाईपास कराते हुए बद्रीनाथ की तरफ जो रास्ता जाता है उस पे आपको ले जाके ये टनल छोड़ेगी। तो अभी इस टनल का काम पूरा नहीं हुआ है और इस सीज़न में भी इस टनल का काम पूरा नहीं हो पाएगा और ये टनल नहीं खोली जाएगी। तो ऑलमोस्ट कंप्लीट तो है, मगर कुछ माइनर से चेंजेस या माइनर बहुत काम रह गए हैं, जो यहाँ पे छोटे मोटे काम हैं वो कंप्लीट तो हो सकता है कि खुल भी जाए, मगर पॉसिबिलिटी नहीं है कि इस सीज़न की यात्रा में ये टनल खोली जाएगी। रुद्रप्रयाग को दोस्तों पूरी तरीके से क्रॉस हम लोग अब करने वाले हैं और यहाँ पे आप लोग देखिए, ये भी एक रुद्रप्रयाग का लैंडस्लाइड जोन है। अधिकतर जितने भी मेजर लैंडस्लाइड जोन हैं वो आपको रुद्रप्रयाग में ही देखने को मिलेंगे, अधिकतर जितने भी हैं। तो यहाँ पे भी रोड डाल के इस पूरे रोड को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया गया है, जो कि पिछले साल नहीं था। यहाँ से आपको कच्चे रोड था, पत्थर वाला, जिससे आपको आगे की यात्रा करनी पड़ती थी। तो अब ये भी पूरी तरीके से परफेक्ट कर दिया गया है, ताकि आपको सन 2025 में यात्रा करने में किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ से भाइयों गुप्तकाशी मात्र 37 किलोमीटर रह गया है और सोनप्रयाग मात्र 66 किलोमीटर रह गया है और रोड बिल्कुल चकाचक बढ़िया डाला हुआ है। थोड़ा बहुत जो आपको स्लो होना पड़ेगा, थोड़े बहुत जो लैंडस्लाइड जोन रास्ते में पड़ेंगे वो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो वहाँ पे आपको इस यात्रा में जाम का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ नहीं सकता है आपको। जब ये यात्रा पीक सीज़न में आप आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे जाम का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई कई जगह पे वन साइड पासिंग रहेगी जहाँ पे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तिलवाड़ा हम लोग पहुँच चुके हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं तिलवाड़ा है। जब आप बाबा श्री केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए आएंगे तब तिलवाड़ा पड़ेगा। तो तिलवाड़ा में भी आपको होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। होटल्स वगैरह जो भी यहाँ पे गांव कस्बा जो भी आएगा इस यात्रा के दौरान, आपको हर जगह पे होटल्स वगैरह सब अवेलेबल रहेंगे। ये दोस्तों मेन तिलवाड़ा है, तो अच्छा खासा बड़ा है, तो आपको किसी तरीके की परेशानी यहाँ पे नहीं सामना करना पड़ेगा। होटल्स वगैरह सब अवेलेबल हैं। हाँ, एटीएम्स वगैरह कुछ यहाँ पे लिमिटेड है, तो अगर किसी इंसान को कैश वगैरह का यूज़ है या कैश निकालना है तो मेरा आपको यही कहना रहेगा कि आप श्रीनगर में ही अपने बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी काम है वो निपटा लीजिए। आगे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तिलवाड़ा को पीछे छोड़ के अब हम पहुँचने वाले हैं अगस्त मुनि, और अब ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ये सारे की डेस्टिनेशन आती जाएंगी। जैसे तिलवाड़ा आया है, अब अगस्त मुनि आएगा, अगस्त मुनि के बाद में गुप्तकाशी आएगा, फिर फाटा आएगा, सिरसी आएगा, और सिरसी के बाद आप लोग पहुँचेंगे सोनप्रयाग, सीतापुर, रामपुर होते हुए, और फिर आपका आएगा गौरीकुंड। तो अगस्त मुनि में भी इस टाइम किसी तरीके की कोई भीड़ भाड़ नहीं है, मगर यात्रा के दौरान यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होगी और रोड कंडीशंस पूरी परफेक्ट हैं। आपके पास हैचबैक हो, सेडान हो, एसयूवी हो, या आप बाइक से आना चाहते हैं तो आप बहुत आराम से आ सकते हैं। बाकी ऋषिकेश से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मिल ही जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट अभी भी चलना शुरू हो चुके हैं, और 4 या 5 तारीख के बाद तो कंटिन्यू आपको मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपको 4 धाम यात्रा में जहाँ भी जाना हो आपको वहाँ के लिए बस अवेलेबल हो जाएगी। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगस्त मुनि भी हम लोगों ने दोस्तों पूरी तरीके से क्रॉस कर ही लिया है, और अगस्त मुनि को क्रॉस करने के बाद में किस तरीके के रोड कंडीशंस हैं ये भी हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। अगस्त मुनि को क्रॉस करने के बाद में दोस्तों ये रोड देखिए, कोई कह सकता है कि 4 धाम यात्रा में इस तरीके का भी रोड हो सकता है। 60 से 70 की स्पीड मेंटेन हो रही है दोस्तों, इतनी बेहतरीन रोड है ये अगस्त मुनि के बाद से। और वेदर की अगर मैं बात करूं तो वेदर अब यहाँ से बहुत ज़्यादा सही होने लगा है, धूप कम हो गई है, आसमान में बादल आ गए हैं और थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा, और जो पहाड़ों की एक मस्त महक होती है ना, जड़ी बूटियों वाली, या आप कह सकते हैं कि पेड़ वाली, वो यहाँ पे अब आने लगी है। तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, हम लोग बाबा केदारनाथ की नगरी में पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हवाएं बता देती हैं कि धाम कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पे आप रोड देखिए, बहुत ही अच्छा, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा रोड है, किसी तरीके की यहाँ पे ना कोई गड्ढा है, और चौड़ाई भी अच्छी खासी रोड पे आपको मिलेगी। तो अगस्त मुनि के बाद रोड आपको थोड़ा बहुत फास्ट मिलेगा। भीरी हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों, और ये बहुत छोटा सा एक कस्बा है भीरी,
और भीरी के बाद से ही दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण टर्न आता है, वो वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा और रुक के वहाँ आपको बताऊंगा कि वहाँ का महत्व क्या है। तो अब हम लोग भीरी को, बहुत ही छोटी सी जगह है ये, बहुत छोटा सा गांव है, भीरी को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था, ये दोस्तों जो रोड है, आप अगर चौपता बाबा श्री तुंगनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये ऊपर वाला जो रास्ता है जो ऊपर की साइड जा रहा है ये भी ले सकते हैं। ये दोस्तों मक्कू मठ होते हुए जाता है। और अगर आपको मैं मक्कू मठ की इतिहास बताऊं तो मक्कू मठ दोस्तों वही जगह है जहां पे बाबा श्री तुंगनाथ के शीतकालीन दर्शन होते हैं। यानी तुंगनाथ से जो बाबा की डोली है वो मक्कू मठ में ही लाई जाती है और मक्कू मठ में ही रख के उसका पूजन किया जाता है शीतकाल में। और अब जो कपाट खोलेंगे बाबा श्री तुंगनाथ के, मक्कू मठ से ही डोली बाबा श्री तुंगनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। तो तुंगनाथ जाने का जो प्राचीन रास्ता है वो एक ये भी है जो मक्कू मठ होते हुए जाता है और बहुत ही अच्छा और सुंदर नज़ारों से भरा हुआ ये रास्ता होता है, मगर बहुत ही ज़्यादा पतला रास्ता है। तो जिन लोगों को पहाड़ों पे ड्राइविंग परफेक्ट आती है वही इस रोड से आगे बढ़ें, जिन्हें ड्राइविंग परफेक्ट नहीं आती है वो इस रोड को अवॉइड कीजिए, इस रोड से ना जाएं और ऊखीमठ होते हुए ही ट्रैवल करें। तो ऊखीमठ से कौन सा रास्ता जाता है, कहाँ से कटना है, कहाँ से आपको कट लेना है, कहाँ से आपको रास्ता बदलना है, ये भी आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा और बताता रहूँगा। बस वीडियो दोस्तों एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया ना तो आप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ स्किप करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, पैच वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट जल्दी से जल्दी किया जा रहा है ताकि यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। रोलर वगैरह कंटिन्यू लगे हुए हैं क्योंकि बाबा श्री केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो 2 तारीख को खोल दिए जाएंगे, 4 तारीख को सॉरी बद्रीनाथ के खुल रहे हैं। बद्रीनाथ भी हम आपको लेके चलेंगे, आप बेफिक्र रहिए। केदारनाथ से बद्रीनाथ का भी ब्लॉग हमारा आएगा कि किस तरीके का रास्ता है। पैच वर्क जितने भी जल्दी हैं सब कंप्लीट करे जा रहे हैं ताकि यात्रा में यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी का सामना ना करना पड़े और बिल्कुल बिना किसी टेंशन के यात्री अपनी यात्रा कर पाएँ। अब यहाँ से रोड दोस्तों 4 लेन वाला ख़त्म हो जाता है, जो 2 लेन वाला रोड है, चौड़ा रास्ता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब आपको रोड इसी तरीके का ही मिलेगा केदारनाथ धाम के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा संभल के ड्राइविंग करने की ज़रूरत है। और यहाँ से जो केदार फॉरेस्ट रेंज है वो भी स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ से नज़ारे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो यात्रा के दिनों में यहाँ से थोड़ी यात्रा आपकी स्लो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जाम की स्थिति रहेगी, क्योंकि ऋषिकेश में बहुत ही भारी मात्रा में टेम्पो ट्रैवलर और बसेस वगैरह निकलती हैं यात्रा के लिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रोड कितना ज़्यादा चौड़ा है, बिल्कुल भी चौड़ा नहीं है, बहुत पतला रोड है। तो जो बिल्कुल जेन्युइन सिचुएशन है ना वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, कोई भी बढ़ाई चढ़ाई नहीं। तो ये देखिए, ये दूसरा कट आ जाता है चौपता जाने के लिए, चौपता श्री तुंगनाथ भगवान महाराज के दर्शन करने के लिए। लेफ़्ट हम लोग मुड़ जाएंगे तो केदारनाथ चले जाएंगे। राइट में जो ऊपर आप गेट देख रहे थे वो आपको लेके जाएगा ऊखीमठ, जहाँ से आज 28 तारीख को बाबा श्री केदार की डोली उठी है और पहुँची है गुप्त काशी। तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट हो चुके हैं और बढ़ते हैं अपने धाम केदारनाथ धाम की तरफ के लिए। वो रास्ता जा रहा है और यहाँ आप लोग देखिए रोड पे अभी भी काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा नया रोड बना दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन रोड बनाया गया है। चौड़ा तो ये रोड हो नहीं सकता क्योंकि आजू बाजू इस तरीके का एक चीज़ अच्छी हुई, कुछ है नहीं कि इस रोड को चौड़ा किया जाए, मगर रोड को नया डाल दिया गया है। रोड आपको भले ही पतला मिलने वाला है मगर रोड ये पूरा नया पड़ चुका है, आपको परेशानी नहीं होगी यहाँ पे। हाँ, ट्रैफिक थोड़ा स्लो चलेगा मगर परेशानी का सामना आपको इस रोड पे नहीं करना पड़ेगा। आप यहाँ भी हम लोग आराम से 30-40 की स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं, मगर थोड़ा सावधानी से चलाने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जब गाड़ियाँ चलेंगी ना यहाँ पे तो एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो इस पॉइंट से आप थोड़ा गाड़ी संभल के चलाइए। भीरी के बाद से, यानी भीरी जो कस्बा पड़ा था उसके बाद से गाड़ी थोड़ी आपको संभल के चलाने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्सपर्ट नहीं है तो थोड़ा यहाँ पे स्लो ही ड्राइव कीजिएगा, नहीं तो आपको परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। क्योंकि अब केदारनाथ धाम तक हमें रोड इतना ही चौड़ा मिलेगा, बाद में आगे अगर और ज़्यादा चौड़ा रोड आता है तो हम आपको इस वीडियो में दिखाते रहेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। गुप्त काशी से मात्र हम लोग 3 किलोमीटर ही पीछे हैं, तो ऑलमोस्ट आप मान ही लीजिए कि गुप्त काशी हम लोग पहुँच ही चुके हैं। नज़ारे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं।
और कुछ इस तरीके के यहाँ पे चट्टान वाले रोड आ चुके हैं, जहाँ पे आपको अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे मैं वन वे पासिंग दे रहा हूँ क्योंकि आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। तो यात्रा के दौरान इन सब जगहों पे जाम मिलेगा, तो भीरी के बाद से आपको रोड स्लो ही रहेगा। और यात्रा के दौरान अगर मैं आपको बता दूं तो भीरी से आपको सोनप्रयाग पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि भारी मात्रा में टेम्पू ट्रैवलर बसेस वगैरह होती हैं और प्राइवेट गाड़ियों की भी भीड़ होती है और टैक्सियों की भी भीड़ होती है। तो आपको यहाँ पे जाम का सामना 100% करना ही पड़ेगा। बर्फ़ के पहाड़ भी यहाँ से थोड़े बहुत दिखने लगे हैं, कैमरा इतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा, मगर अगर आप जल्दी में ही इस यात्रा का प्लान बनाते हैं तो आपको केदारनाथ धाम पे बर्फ़ मिलने के चांसेस भी हैं। मेरे सामने आप लोग देखिए कितना अच्छा यहाँ पे व्यू हो चुका है। इधर राइट हैंड साइड वाला जो रास्ता है वो काली मठ की तरफ जाता है। काली मठ भी अपने आप में बहुत प्राचीन स्थान है, माँ काली का मंदिर है ये। तो अगर आप इस यात्रा के दौरान माँ काली के भी दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। अभी हम दोस्तों गुप्त काशी पहुँच चुके हैं और गुप्त काशी को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। गुप्त काशी में बहुत ही ज़्यादा जाम की स्थिति बनी हुई थी, तो मेन गुप्त काशी की हम लोग वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। बाबा श्री केदारनाथ धाम की जो डोली है वो गुप्त काशी पहुँच चुकी है ओखीमठ से चल के। तो अब हम लोग अपनी डेस्टिनेशन फटाफट करते हैं फाटा के लिए 15 दिन बाद। और आपको लेके चलते इतना हैं टेम्पू ट्रैवलर और तो यहाँ गाड़ियाँ से भी होंगी। रोड तो ठीक है मगर रोड बस नैरो है, आपको बस थोड़ा बहुत इसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा कि रोड पतला है। बाकी रोड कंडीशंस पूरी ये वो अच्छी हैं, आप भी हर आया तरीके का यूट्यूबर व्हीकल लोग भी लेके आ उसकी सकते गाड़ी खड़ी हैं। है। और यहाँ से अब आपको थोड़ा चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं गौरीकुंड के लिए और यहाँ पे आपको रोड चढ़ाई वाला ही मिलने वाला है। फाटा पहुंच चुके हैं भाइयों, फाटा को क्रॉस कर रहे हैं। और फाटा में आपको कुछ इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है। जब आप फाटा आते हैं तो फाटा में भी आपको होटल्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं और अब यहाँ से कंटिन्यू होटल की शुरुआत हो जाएगी और आपको अब यहाँ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना पहले पड़ेगी ना अब पड़ेगी। तो आप आराम से आके फाटा भी स्टे कर सकते हैं क्योंकि सोनप्रयाग में दोस्तों बहुत ही भारी मात्रा में टूरिस्ट पहुँचता है, तो होटल्स वगैरह की थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मेरा कहना यही है फाटा में स्टे कर लें। फाटा में मैं आपको एक बहुत अच्छे स्टे का कॉन्टैक्ट नंबर और उसकी वीडियो भी आपको पोस्ट कर दूँगा। फाटा के बाद से दोस्तों रोड फिर से थोड़ा चौड़ा हो चुका है और यहाँ से अब गौरीकुंड के लिए कब तक चौड़ा रहेगा रोड ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही जल्द हम लोग सोनप्रयाग पहुंचने वाले हैं। सोनप्रयाग यहाँ से ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 7-8 किलोमीटर का दूरी होगा सोनप्रयाग का। वेदर दोस्तों पूरा परफेक्ट हो रखा है यहाँ पे। कुछ ऐसे लैंडस्लाइड जोन्स हैं जो आपको इस रास्ते में मिलेंगे और आपको उनका सामना करना पड़ेगा। यही कुछ जोन है जो इस साल भी रिपेयर नहीं होने वाले हैं और यही आपको इस यात्रा में स्लो करेंगे। यहाँ इन जोन में यात्रा स्लो होने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे सोनप्रयाग पहुँच के। आप रास्ते को एंजॉय कीजिए, जल्दी से पहुँचते हैं सोनप्रयाग और आपको लेके चलते हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड तक दोस्तों प्राइवेट गाड़ी से अब कोई भी नहीं जा पाता है, मगर हम आपको प्राइवेट गाड़ी से ही गौरीकुंड तक लेके चलेंगे। ये थोड़ा लैंडस्लाइड वाला जोन है, ऐसे कई जोन आपको इस रास्ते में पड़ेंगे, तो जहाँ भी किस तरीके की कंडीशन है कैसा क्या है ये हम आपको जानकारी देते रहेंगे।
अब हम लोग भाइयों सिरसी पहुंचने वाले हैं। और सिरसी दोस्तों हेलीपैड भी है, फाटा में भी आपको हेलीपैड मिलेगा, सिरसी में भी आपको हेलीपैड मिलेगा। तो अगर आप बाबा श्री केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीपैड या हेलीकॉप्टर से के द्वारा करना चाहते हैं तो आपको फाटा और सिरसी दोनों एक मुख्य पॉइंट रहेंगे, जहां से आप बाय रोड आके और बाबा श्री केदारनाथ धाम के द्वार आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंच सकते हैं। सिरसी में अब हम लोग एंटर हो चुके हैं। बहुत छोटा सा कस्बा है मगर बहुत खूबसूरत जगह है सिरसी। सिरसी आ गए सिरसी। तो यहीं से आप होते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे देखो सारे के सारे चूतिया घूम रहे हैं गौरीकुंड के लिए। और गौरीकुंड से तो दोस्तों पैदल ट्रैक है, आप घोड़े के द्वारा, पालकी के द्वारा, खच्चर के द्वारा आप उस यात्रा को कर सकते हैं। सिरसी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और अब हम लोग बढ़ रहे हैं सोनप्रयाग की तरफ। नहीं आएगी स्टेबिलिटी। हाथ हवा में रखो, हाथ कुछ इसी तरीके के लैंडस्लाइड जोन थे जिनका काम पूरा हो चुका है। साइड में आप लोग देख सकते हैं सेफ्टी वॉल वगैरह सब बना दी गई है। और इसी सीज़न में दोस्तों इस पे रोड भी डाल दी जाएगी ताकि बरसात में फिर से मलबा वगैरह ना आए और रोड परफेक्ट तरीके से रहे और यात्रियों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। सोनप्रयाग से अब हम लोग मात्र 4 किलोमीटर ही दूर हैं और रोड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कभी चौड़ा हो जा रहा है, कभी पतला हो जा रहा है। तो जैसी जहाँ पे क्षमता है उस तरीके से यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे भी आपको ठहरने के लिए होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो अब दोस्तों कंटिन्यू होटल पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो अगर आप कहीं पे अगर फंस भी जाते हैं ना तो आपको इस यात्रा में होटल के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रोड ही ढह गया था पिछले साल जो केदारनाथ में बारिश हुई थी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको रोड थोड़ा नैरो मिलेगा और ये कुछ जगह हैं जो सिंगल वे पासिंग रहेंगी। तो केदारनाथ धाम की यात्रा थोड़ी बहुत स्लो रहने वाली है। आप अगर सोचें कि आप 5 घंटे या 6 घंटे में गौरीकुंड या सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे तो दोस्तों बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, आपको समय लगना ही लगना है। डोली यात्रा को आप मजाक समझ रहे हो? लोग गुजरात तक से आते हैं डोली यात्रा देखो। सीतापुर पहुंच चुके हैं भाइयों। ये सीतापुर नाम की जगह पड़ेगी। जगन्नाथ तीर्थ यात्रा होती है यहाँ पे भी आपको होटल्स वगैरह हर तरीके की सुविधा आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। यहाँ से गौरीकुंड की दूरी है वो मात्र 8 किलोमीटर रह जाती है। और अगर मैं कहूँ सोनप्रयाग की दूरी तो सोनप्रयाग यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। तो आपको कंटिन्यू होटल सिरसी के बाद से और फाटा के बाद से इस रास्ते पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, सीतापुर पे रास्ता बंद हो रखा है। तो यहाँ से अल्टरनेट रास्ता जो यहाँ के लोगों ने बताया है, अब हम उस रास्ते से चलते हैं। तो अभी यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि आप सीतापुर की जो एंट्री वाली पार्किंग है, 5 दिन आप लोग जो पहली पार्किंग पड़ती है सीतापुर में पहुंचते प्लान बना रहे हैं हैं, तो आप उस पार्किंग से होते हुए उसके एंट्री पॉइंट से जब आप फाटा की तरफ से आएंगे तो उसका जो एंट्री पॉइंट पड़ता है ना, तो आप उसी से उस पार्किंग में होते हुए यानी फाटा की तरफ से जब आप आएंगे सीतापुर की पार्किंग का जो एंट्री पॉइंट वगैरह जो आ रहे हैं तो उस एंट्री पॉइंट में आप एंटर कीजिए और एंट्री पॉइंट से एग्जिट कीजिए। तो जहाँ पे ये रोड ब्लॉक हो रखा है, जहाँ पे रास्ता ये बनाया गया है जिसके कारण ये रोड ब्लॉक है, कम से कम 4 से 5 दिन ब्लॉक रहने वाला है। आज 28 तारीख है और 2 तारीख को श्री केदारनाथ धाम के कपाट और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इस पार्किंग के गाड़ियाँ आना शुरू हो गई हैं, आगे की यात्रा आना कर शुरू हो सकते गया है हैं। क्योंकि ये आपको सीधे काशी पहुंच चुकी है सीतापुर के जो एग्जिट पॉइंट है ओंकारेश्वर वहाँ पे मंदिर से निकालेगा। गुप्तकाशी डोली पहुंच चुकी तो है। आपको परेशान और होने की कल जरूरत नहीं पड़ेगी स्टे होने वाला है और आप जो डोली का इजीली शयन इस होगा रोड को क्रॉस वो करके आगे फाटा सोनप्रयाग में तक होगा। बढ़ पाएंगे। और फाटा और से जो डोली लोगों को परसों इसके बारे में चलेगी नहीं पता गौरीकुंड के होगा लिए। उन्हें अपनी गाड़ी यहीं पे छोड़नी पड़ेगी और आगे से पब्लिक व्हीकल लेना तो पड़ेगा। चलते हैं दोस्तों, आपको तो आगे यही लेके कुछ चलते चीजें हैं दोस्तों जो मैं आपको इस वीडियो और में चैनल को दिखाना लाइक चाह और रहा था। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए तो और बेल आइकन आपको दबा ये दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको समय मिलती बस रहेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बिल्कुल फैला दो इस वीडियो को। अब हम लोग सीतापुर पार्किंग में पहुंच बिल्कुल चुके हैं। लेटेस्ट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में तो 5 से 6 दिन और या अब हम 4 लोग से 5 दिन सोनप्रयाग की जो तरफ लोग आएंगे उनके लिए
यही रूट रहने वाला है बाबा श्री केदारनाथ धाम जाने का वगैरह हो रहा है। मेरे सामने आप लोग देख रहे हम लोग होंगे दूसरे पहाड़ पे जो रोड जा रहा है वही रोड सोनप्रयाग जा रहा है। सीतापुर की पहली पार्किंग और सीतापुर पार्किंग पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है, किसी तरीके का कोई भी यहाँ पे अभी रश नहीं है। मगर 5 से 6 दिन में आपको बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलेगा। लाइन लगने वाली है। यहाँ आप देखिए किसी तरीके का कोई रश नहीं है। तो अब इस पार्किंग को क्रॉस करते हुए हम लोग बढ़ते हैं गौरीकुंड की तरफ। तो ये आप लोग इस यात्रा में ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगले 5-7 दिन में जो लोग इस यात्रा को प्लान कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे आके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो कम से कम आप मान के चलिए आपको 15 किलोमीटर टैक्सी से ही जाना पड़ेगा, पैदल भी चलना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा। सीतापुर से कब आप सोनप्रयाग पहुँच जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अब हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं और सोनप्रयाग का ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट है। मेरे राइट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हैं सोनप्रयाग का जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है, ये वही मल्टी लेवल कार पार्किंग है जो कि इस टाइम खाली है, ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है। थोड़े बहुत ही गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हुई हैं। सोनप्रयाग का मार्केट का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं। सोनप्रयाग को अब हमने कर लिया है क्रॉस और अब हम लोग बढ़ रहे हैं गौरीकुंड के लिए। तो सोनप्रयाग से बाहर निकल के मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे यही वो रेलिंग है जहाँ से आपको टैक्सी लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती है। जो लोग केदारनाथ गए हैं वो कमेंट में जय श्री केदार लिखें और बताएं कि ये वही लाइन है या नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। दोस्तों बाकी लोगों की तरह मेरा हिसाब किताब नहीं है कि फर्जी बातें बता के आपको यात्रा की जानकारी दूँ, आपको यात्रा कराऊँ। अपना ऐसा कोई भी विचार नहीं रहता है। जो ग्राउंड कंडीशन होती है, जो सच्चाई होती है वही आपको दिखाते हैं। सोनप्रयाग से हम लोग गौरीकुंड के लिए बढ़ चुके हैं और आप देखिए कोई भी प्राइवेट व्हीकल आगे नहीं बढ़ रहा है। तो कुछ है अपनी व्यवस्था कि हम लोग गौरीकुंड तक अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो यात्रा के दिनों में आपको सोनप्रयाग के बाद से इसी तरीके से आपको लाइन लगानी पड़ती है। इस ब्रिज को भी आपको पैदल ही क्रॉस करना पड़ेगा और इस ब्रिज के बाद में जो टैक्सी स्टैंड पड़ेगा वो टैक्सी स्टैंड भी हम आपको दिखाएंगे। तो वहाँ से आपको जो बैरिकेडिंग पड़ेगा, बैरिकेडिंग के बाद से आपको यहाँ तक लाइन लगा के आना पड़ेगा और कई किलोमीटर की लाइन सीज़न के टाइम पे यहाँ होने वाली है। और यहीं से दोस्तों ये टैक्सी आपको नंबर वाइज मिलेंगी, यानी आपके नंबर के अनुसार, आपकी बारी के अनुसार आपको यहाँ से टैक्सीज मिलेंगी जो आपको इसी रास्ते से गौरीकुंड लेके चलेंगी। सोनप्रयाग के बाद में जो गौरीकुंड का रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है। इसी कारण यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक बार में 2 गाड़ियाँ क्रॉस हो पाना भी मुश्किल होता है। तो आपदा के बाद जो रास्ता बनाया गया है तो वो इतना चौड़ा नहीं बन पाया है जिससे आप यहाँ पे 2-2, 3-3 गाड़ी एक साथ क्रॉस करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ आपको सोनप्रयाग में ही रोक दिया जाता है और आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। तो यहाँ आप देखिए मुझे भी स्टॉप लेना पड़ा था, एक गाड़ी को हम लोग पास दे रहे थे। और यात्रा की तैयारी आप लोग देख सकते हैं, कुछ भाई लोग हैं जो पैदल भी जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा लैंडस्लाइड जोन है ये सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड के लिए। और यहाँ पे हर साल लैंडस्लाइड होती ही होती है जिसके कारण यात्रा 10-10 से 15-15 दिन रोक के रखनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे ही लैंडस्लाइड जोन आपको इस रास्ते में मिलेंगे। ऑलमोस्ट हम लोग गौरीकुंड पहुँच चुके हैं सोनप्रयाग से। रास्ते में कुछ लैंडस्लाइड जोन्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। और मेरे राइट हैंड साइड पे जो आप लोग देख पा रहे होंगे ये गौरीकुंड की सबसे पहली और सबसे आखिरी पार्किंग है। जो भी इंसान यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल लेके आ रहा है या जिन लोग यहाँ दुकानें वगैरह हैं उन्हें अपनी गाड़ी इसी पार्किंग में लगानी पड़ेगी। गौरीकुंड मेरे सामने आप लोग देख पा रहे हैं गौरीकुंड में आप लोग लाइव अपडेट देख पा रहे हैं। वहीं से 0 पॉइंट है ये। अब इससे आगे टैक्सी वगैरह आपको थोड़ा बहुत आगे और ले जाएगी। हम अपनी गाड़ी ले जा सकते थे मगर हम आगे नहीं ले गए क्योंकि ये देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पहले से जाम लगा हुआ है। तो जो लोग केदारनाथ वगैरह में अपनी दुकान लगाते हैं, होटल लगाते हैं, तो उनके लिए अभी इस टाइम इस रोड पे चारों धाम की लाइव ज़रूरी है। अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे नहीं लेके बहुत जाएंगे जल्द इससे हम आपको बद्रीनाथ धाम के भी पूरे रास्ते की वीडियो लाने वाले हैं। 0 पॉइंट है जो और मैंने केदारनाथ धाम की जो डोली यात्रा है वो इससे आगे गाड़ी नहीं 2 मई को केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी। और 2 जो मई को जाती बाबा भी श्री हैं वो केदारनाथ धाम टैक्सी के ही कपाट जाती खोल दिए जाएंगे हैं जो आपको गौरीकुंड श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए। तो नमस्कार भाइयों, पहुंच चुके हैं हम लोग बाबा श्री केदारनाथ धाम की नगरी गौरीकुंड में।
और गौरीकुंड मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये गौरीकुंड का 0 पॉइंट है। तो आप अपना प्राइवेट व्हीकल यहीं तक ला सकते हैं और कल के बाद आप प्राइवेट व्हीकल यहाँ भी नहीं ला पाएंगे, आपको नीचे सोनप्रयाग में ही अपना प्राइवेट व्हीकल छोड़ना पड़ेगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम है वो जल्द से जल्द पूरे किए जा रहे हैं, सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। 2 मई को बाबा श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। अभी बाबा श्री केदारनाथ की जो डोली है वो ऊखीमठ से चल के गुप्त काशी आ चुकी है और गुप्त काशी से डोली कल प्रस्थान करेगी फाटा के लिए और फाटा के बाद आएगी गौरीकुंड। तो दोस्तों 1 मई को डोली केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर जाएगी और 2 मई को सुबह 6 बजे बाबा श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो सारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। 4 धाम से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।